गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की, और संविधान का जो आज टॉपिक है वो मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है। आज हम नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे, और इसको शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो पहुँचाएं भाई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। आइए अब हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या है। मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 40 है ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है ये? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन। इसमें ये कहा गया है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ये राज्य क्या करेगा, एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्य क्या करेगा? स्थानीय रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय संस्थाओं की स्थापना करेगा। क्या करेगा? स्थानीय संस्थाओं की स्थापना करेगा। और त्रिस्तरीय इसी के तहत लाया गया है। क्या लाया गया है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। ठीक, अब आइए अनुच्छेद 41 में क्या है। कुछ दशाओं में, विशेषता बुढ़ापा हो या बेरोजगारी हो या बीमारी हो, इनमें से किसी भी दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का लिए राज्य क्या करेगा? प्रभावी नियम बनाएगा। जो भी आपको दिखते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है या वृद्धा पेंशन योजना जो आती हैं, वृद्धा पेंशन योजना और तमाम प्रकार की योजनाएं जो आती हैं, ठीक है, वो इसी अनुच्छेद के तहत राज्य क्या करता है? इसी अनुच्छेद से प्रभावित होकर के उन योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, इन्हीं योजनाओं से। ठीक है, तो बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी आदि या काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार क्या है? किसमें है? अनुच्छेद 41 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। ठीक, आगे बढ़े। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। एक लाइन में अभी लर्न करिए, आगे जब बड़ी क्लास लूंगा तो उसमें पूरा बढ़िया से मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा सारी चीजों को। अनुच्छेद 41 में क्या है? बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी आदि की कुछ भी हो इस तरह की, तो लोक सहायता, लोक माने जो सरकारी सहायता होती है, उससे पाने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 41 में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अनुच्छेद 43 में उसमें बता रहा था, अनुच्छेद 41 में गलती हो, सॉरी भाई, उसमें थोड़ा सा अनुच्छेद 43 बता रहा था तो 41 बता रहा था। अपनी इसी योजना के तहत क्या है, इसमें मनरेगा है। अनुच्छेद 41 है भाई, मनरेगा में, वहां पे 43 बता दिया था मैंने, वहां पर आप छोड़ दीजिएगा। अनुच्छेद 41 में है मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, अटल पेंशन योजना है, वरिष्ठ पेंशन योजना है, सब किस अनुच्छेद के तहत आती हैं? अनुच्छेद 41। इन्हीं योजनाओं से प्रभावित होकर के ही सरकार क्या करता है? इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। मनरेगा किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ठीक, उसमें शायद उद्योगों का है, बहरहाल आने दीजिए उसको। अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्य की न्याय संगत और मानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराएगा। राज्य का ये दायित्व है कि वो अपने राज्य में कोई भी कार्य हो रहा है वहां पर मानोचित, जैसे कि आप कोई कंपनी है, मान लीजिए किसी चीज की कंपनी है, उसमें कोयले से चलाया जा रहा है, और कोयले से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या है? मशीन चल रही है, और उससे क्या हो रहा है? लोगों का जो है स्वास्थ्य से संबंधित खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये राज्य का उद्देश्य है, ये राज्य का कार्य है कि हर जगह पर, चाहे जो कंपनी हो या चाहे जो जिस जगह पर जो रोजगार उपलब्ध करा रहा हो, वहां पर मानोचित व्यवस्था होनी चाहिए, कार्य की न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए, मानोचित दशाओं की उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति को पानी मिले, व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य सही रहे, कोई बीमारी ना हो, धूल कण से गंदगी ना हो, इन सब की व्यवस्था उपलब्ध कराने का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 42 के तहत है। इसी तरह से आप देखते हैं शहरों में नगर पंचायतें हैं, वहां पर क्या किया जाता है? कूड़ा करकट, साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाती है। ठीक है, सरकार आप जब कोई बीमारी आती है तो आप देखते हैं दवाओं को उपलब्ध कराता है। ठीक,
और प्रसूति सहायता का भी इसी में उल्लेख किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। अब इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर सरकार ने कौन कौन से कदम उठाया, कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, अर्थात जो है इसमें जो है जननी सुरक्षा योजना, आप देखते हैं बहुत सारी योजनाएं हैं जो समय समय पर आती रहती हैं, जिनसे है बच्चों के जन्म में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनका जन्म हो जाता है तब भी उन्हें 2 साल 3 साल तक स्वस्थ भोजन उनको मिलता रहे, इसी योजना से प्रभावित होकर के इन सब कार्य किए जाते हैं। किलकारी योजना आप देखेंगे इसी के तहत लाई गई थी। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम अभी जल्द में ही लाया गया था, 2-3 साल पहले की बात है, 4-5 साल, ठीक है। दीनदयाल, आइए, तो अनुच्छेद 42 क्या है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए जितना 40 है, 41 भी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं अनुच्छेद 43, कार्यकारों के लिए मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, ये गांधी जी के ग्रामोदय के सिद्धांत से संबंधित है। इसी अनुच्छेद के तहत राज्य क्या करता है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करता है। जीवन जो मतलब मजदूरी कम से कम इतना होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति का जीवन आसानी से चल जाए। आप मनरेगा को मैं बता रहा था, तो मनरेगा के लिए जो मजदूरी है, मनरेगा की मजदूरी जो है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए जिससे जीवन चल सके, वो उसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 43 में की गई थी। माला जी यही या किसी ने भी बताया था मजदूरी की बात की जाती है, ठीक है। हाँ, और कुटीर उद्योगों का, लघु उद्योगों की बात किस अनुच्छेद से प्रेरित है, सरकार जो लघु उद्योगों की स्थापना करती है, लघु अनुच्छेद 43 से ही प्रभावित है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। अनुच्छेद 40 नहीं समझ में आ रहा है, तब रट लो, ठीक। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, बताओ भाई, अब की बार तुम लोग बताओ, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, बुढ़ापा हो और क्या हो, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, बेरोजगारी हो, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, शिक्षा से इससे आप सभी जो हैं ध्यान आपका यहाँ पर, ठीक। अनुच्छेद 43 में एक कार्यकारों के लिए भी काम करेगा व्यक्ति, उसको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन यापन आसानी से चल सके। किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 43 में कहा गया है। राज्य द्वारा ग्राम विकास एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए अनेक बोर्ड एवं आयोगों निगमों की स्थापना की गई है। हैंडलूम बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, जूट बोर्ड, सिल्क बोर्ड, इसी के तहत लाए गए हैं ये सब, ठीक। लघु उद्योग है ये सब। लघु उद्योगों की स्थापना जो सरकार करती है वो अनुच्छेद 43 से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के करती है। ये डायरेक्ट 45 आ गया, इसमें 44, 45, 46, पीडीएफ शायद गायब हो गई हो, पीडीएफ नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, इसमें पीडीएफ नहीं दिखाई पड़ रही, चलिए कोई बात नहीं, दिख रही है आप में, हमारे में अनुच्छेद 43 के बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 45 पर आ गए हैं डायरेक्ट हम, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या है, सामान्य नागरिक संहिता है। 46 में क्या है, जो कृषि संबंधित कानून बनाने का अधिकार सरकार को मिलता है, कृषकों को, मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। और अनुच्छेद 47 में क्या है, लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय पदार्थों को हानिकारक
सेवन का प्रतिषेध लगाना, ठीक, प्रयास करना, ठीक। 1 मिनट में फिर तो कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूर, हाँ, इसमें लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने, किस अनुच्छेद में? अच्छा, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 में जो है, बिल्कुल सही बताया, जो 6 से मतलब 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए सरकार क्या करेगी? उनके लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 45 में है, बिल्कुल प्रीति जी आपने सही बताया। अनुच्छेद 45 में क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष से कम हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए पोषण की व्यवस्था, इसका व्यवस्था कौन करेगी? सरकार करेगी। और समान सिविल नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद जो है 44 में समान सिविल संहिता की बात जो की गई है अनुच्छेद 44 में की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है? लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोगों के स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय पदार्थों को हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करने का प्रयास। लेकिन उल्टा करती है गवर्नमेंट। कोरोना के बाद सबसे पहले किसकी दुकान खुली? मादक पदार्थों की, शराब की दुकान खुली। तो सरकार को तो पैसा मिलता है, रोकथाम लगाती है। वैसे शराब पी लोगे, रोड पर आ जाओगे तो क्या होगा? आपको बंद कर देगी। शराब जहां पर बिक रही उस दुकान को नहीं बंद करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है? उसी को पैसा मिलता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं, सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है इसके लिए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, हालांकि अभी आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम कब आए थे? 1978 में आए थे। जवाहर रोजगार कार्यक्रम कब आया था? 1978 में आया था। मनरेगा कब आई थी? 2006 में आई थी। डेट पता है किसी को मनरेगा की? डेट पता है? डेट अक्सर पूछ लेता है कभी कभी। 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 मनरेगा की डेट है। रेणु जी 2 अक्टूबर बता रही हैं, मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने। और लोग बताओ भाई। मैं तो 2 फरवरी मुझे पता है, बाकी अगर 2 अक्टूबर है तो देख करके बताऊंगा, ठीक। देखो मैंने पहले नहीं रहता है अब, लेकिन सामने आता है तो सही कर देता हूँ। इसे 2 फरवरी ही है, मुझे पता है, ठीक। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के लिए बात की गई है। पोषाहार कार्यक्रम जो आता है, ठीक। कृषि एवं पशुपालन की बात, कृषि की बात किस अनुच्छेद में की गई? तो आपको जो है कृषि एवं पशुपालन दोनों को अनुच्छेद 48 में आपको रखना है। कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों में संगठित करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। सारे काम नीति निर्देशक तत्व में जो कुछ भी है सारे काम कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक। हाँ, जो भी काम है सब राज्य करेंगे। गाय एवं बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधार के लिए और उनके वध पर प्रतिषेध लगाएगा। कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा, ठीक। आगे है, कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे अनेकों पहलों की प्रारंभ की है। दुधारू पशुओं की नस्लों के सुधार हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रारंभ किया गया था। और देखिए 48 का ये आप लोगों के बहुत पूछा जा रहा है, हर जगह पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य तथा जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 48 के ए में। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, 48 ए।
पर्यावरण का संरक्षण अगर आ गया तो किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 48 के ए में बात की गई है। और कब इसे जोड़ा गया? इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण, ठीक, पर्यावरण संरक्षण को कब जोड़ा गया? 1976 में। जीवन के बेहतर मानदंड एवं प्रदूषण रहित वातावरण हेतु इस प्रावधान को शामिल किया गया है। देखिए अनुच्छेद 49 क्या है? अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं को संरक्षण। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्व का क्या हो गया? ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। इनका क्या करना चाहिए? नरेगा 2 फरवरी को है। भाई मैं भूलता हूं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं भूलता हूं कि एकदम गलत बता दूंगा। मैं नहीं बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म पर ये बात सही है, लेकिन जब बताऊंगा तो सही बताऊंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, यूट्यूब पर बहुत बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और जब परीक्षा आएगी तो लाइन लग जाएगी बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत उपयोगी क्लास है ये। खास करके सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है हमारी। जो बच्चे इस क्लास को करेंगे उनको बहुत फायदा होगा, उनका प्रश्न तो नहीं गलत होगा, ये तो मान करके चलिए, तो सही बताया जाएगा आप सभी को। अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था शायद। हाँ देखिए आज भी गया। बिल्कुल 2 अक्टूबर को इसका महात्मा गांधी नाम किया गया था 2009 में, बिल्कुल सही बताया आपने। बाकी नरेगा की शुरुआत या मनरेगा की शुरुआत, जिसे आप नरेगा कह रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को की गई थी, ठीक। इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी का दिया गया था। मनरेगा नाम जो इसका किया गया था ये 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, ठीक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, बिल्कुल आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी प्रीति जी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण की बात हमारे अनुच्छेद 49 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? 49 में की गई है। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। हमारे यहाँ क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र है। देखिए हमारे यहाँ अब आगे आ रही है आपकी क्लास, हमारे यहाँ का जो संबंध कैसा है? ये आपकी क्या है? ये आपकी कार्यपालिका है, ठीक है, और ये आपकी न्यायपालिका है, दोनों स्वतंत्र है एक दूसरे से, ठीक। हाँ आगे मैं बताऊंगा, संसद जब बताऊंगा तो उसको ग्राम के द्वारा बता दूंगा, डायग्राम के द्वारा, ठीक। हमारे यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है? दोनों पृथक हैं, दोनों स्वतंत्र हैं अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए, जिससे न न्यायपालिका पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो सके और न कार्यपालिका पर न्यायपालिका का। हालांकि कार्यपालिका पर निगरानी न्यायपालिका अपनी रखती है, ठीक। आइए देखते हैं अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि क्या है? तो ये कई बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 51 में बात की गई। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में बात की गई। और राष्ट्रों के मध्य समान पूर्वक न्याय संगत संबंधों को बनाए रखने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 में की गई। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्र करेगा, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्र करेगा, ठीक। तो ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का नीति निर्देशक तत्व देख रहे हैं आप सब। क्या हो गया यहाँ पर?
समाप्त हो गया। ठीक है, अगला क्या है इसमें देखते हैं, मूल कर्तव्य। तो आज मूल कर्तव्य भी देख लेते हैं। ऊब तो नहीं रहे आप लोग, मूल कर्तव्य में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे हम लोग मूल कर्तव्य पर। ठीक, आइए, हम लोगों ने अब तक देखा अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या देखा, नीति निर्देशक तत्व देखा। और हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक, और इसे आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य के आदर्श हैं, राज्य इन्हीं पर अपने कार्यों को निर्न्वित करेगा। देखिए, आपको कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, मानव को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को कुछ अपने अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और फिर राज्य के भी कुछ काम बताए गए हैं, और इसके साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तीनों को जोड़ा गया। मानव अपना संपूर्ण जीवन सुचारू रूप से संचालित कर सके, इसके लिए मूल अधिकार हैं आपके पास। राज्य आपके ऊपर अतिक्रमण न कर सके, और इसके साथ साथ राज्य अपनी दिशा में सही कार्य कर सके। राज्य किस तरह के काम करना चाहिए राज्य को, उसके लिए निर्देशित तत्वों का प्रावधान बताया गया है, बनाया गया है। उन्हीं को आदर्श मान करके राज्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श क्या होते हैं आप लोग पता है? आदर्श, आदर्श किसे कहते हैं? इसको मिटा देते हैं, फिर आदर्श, आदर्श किसे कहते हैं? आदर्श वो चीज होती है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम चाहते में, शुड में व्याख्या करते हैं। किसमें व्याख्या करते हैं? चाहते में व्याख्या करते हैं, शुड में व्याख्या करते हैं। होना चाहिए, जैसे समानता होनी चाहिए, ये हम नहीं बताते कि 1 किलोग्राम समानता होनी चाहिए, 2 किलोग्राम समानता होना चाहिए, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड समानता होनी चाहिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड समानता होनी चाहिए। कैसी समानता होनी चाहिए? कहीं पर सापेक्षिक समानता होगी तो कहीं पर निरपेक्ष समानता होगी। समानता पर जब हम चर्चा किए थे तो सापेक्ष और निरपेक्ष पर चर्चा किए थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, तो आदर्श क्या है हमारे? आदर्श जो है गुणात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? गुणात्मक अवधारणा है। जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कम गोरा है, कोई ज्यादा गोरा है। ठीक, कोई कम काला है, कोई ज्यादा काला है। ये क्या है? ये गुणात्मक चीजें हैं जिनकी हम स्पष्ट माप नहीं कर सकते। लेकिन कोई लंबा है, इसको हम माप लेंगे। कोई भाई 4 सेंटीमीटर लंबा, 1 इंच ज्यादा लंबा है, कोई 10 इंच ज्यादा लंबा है, कोई 10 इंच छोटा है, तो लेंगे। ये क्वांटिटेटिव अवधारणा, मात्रात्मक अवधारणा है। लेकिन आदर्श क्या है? उसे प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित होता है, जो कभी प्राप्त नहीं होता। जितना प्राप्त होता है उससे आगे का लक्ष्य वो बनता चला जाता है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों के आदर्श है तो आदर्श का मतलब क्या है? समझ में आ गया भाई? जिस तरह से मानव को कुछ अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से जनता को कुछ कर्तव्य, जनता के लिए भी, नागरिक के लिए भी कुछ कर्तव्य बताए गए। उनके लिए कर्तव्य है, उनकी कुछ ड्यूटीज है, आधारभूत ड्यूटीज है। वो ड्यूटीज जो है, जो नागरिक के जो कर्तव्य हैं, के भाग 4 के काम में कहाँ रखा गया बताइए? भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में और अनुच्छेद 51 के काम में रखा। अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया है। किसमें रखा गया? अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया। मूल संविधान में इन्हें स्थान, जब हमारा संविधान बना था तो इन्हें हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था। 1975 में जब देखा गया कि प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, तो इसी दौरान जो है एक समिति का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया? स्वर्ण समिति। क्या कहा गया? ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। और इसी स्वर्ण सिंह समिति के
सुझाव पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4 के का में और अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है और यह कहा गया कि प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार भी हैं तो उसके साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी हैं और उन कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए आवश्यक है। हालांकि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में जो है मुकदमा नहीं दायर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रिट नहीं दायर कर सकते हैं। रिट का केवल प्राविधान हमारे मूल अधिकार में किया गया है और कहीं नहीं किया गया है। ठीक, न नीति निर्देशक तत्वों में है और न मूल कर्तव्यों में है। ये आपका खुद ड्यूटीज है, ये आपके कर्तव्य है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं अगर उस रास्ते पर कांटा हो तो कांटे को उठा करके किनारे कर दो। ये नहीं कि जो आएगा इसी के पैर में चुभे, हम तो बच गए, कोई मतलब नहीं। ये हमारा कर्तव्य है एक नागरिक होने के कारण। जापान के नागरिक इस चीज को बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो स्वर्ण सिंह की समिति ने जो अपना सुझाव दिया, उन्हीं की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? भाई समझ में आ रहा है? कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से? अच्छा, समझ में आ रहा है, आवाज पहुंच रही है, चलिए अच्छी बात है। हम कहे कि सरल चीज पढ़ने लगे मूल कर्तव्य तो आप लोग भी एकदम शांत हो गए। सुन रहे हैं ना मेरी बातों को? हाँ सुनिए भाई, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है आपकी ये। ठीक। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है क्या किया गया, इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा गया। जब इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा गया तो कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। और 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया और जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि अपने वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या करेगा? प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करेगा। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे या अवसर उपलब्ध कराए। ये नहीं उनको खेती में ही लगा दिया जाए, हाँ अपने साथ मोटरसाइकिल की दुकान है तो उसी पे लगा दिया जाए, उनको घर नहीं बैठाएगा। ये कर्तव्य है। हालांकि ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उनको जो कोर्ट में नहीं याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कर्तव्य है, इसे मूल अधिकार के तहत भी जोड़ा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से। तो मैं केवल इन्हें आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, बाकी आपके एग्जाम में ये कर्तव्य कभी कभी पीसीएस में पूछ लिया जाता है, उसके बाद नहीं पूछा जाता है। आपके यहाँ जो प्रश्न आता है यहीं तक आता है जहां तक मैंने आपसे चर्चा कर लिया। ठीक है, यहीं तक के आपके सारे प्रश्न ऊपर जो है क्लियर है, यहां से लेकर के और यहां तक के आपके सारे प्रश्न इसी में समाहित हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा तो क्या करे? संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का क्या करे? आदर करे और सम्मान करे। स्वतंत्रता के लिए, जब भी स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए प्रेरित किया जाए तब उसमें बढ़ चढ़ करके क्या करे? प्रत्येक नागरिक हिस्सा ले या स्वतंत्रता से संबंधित बातों को अपने हृदय में सजो कर रखे और उसका पालन करे, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ठीक, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य करे। कभी भी उसकी भारत की एकता और अखंडता को जो है समाप्त न होने दे, हमेशा उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए क्या करे? खुद भी प्रेरित हो और अपने और साथियों को प्रेरित करता रहे। देश जब कभी भी रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम रहकर क्या करेंगे? जैसा कि यूक्रेन में हो रहा है, आप देख रहे हैं, एक हंसता खेलता जागता देश था, न तो वहां पर आतंकवाद था, न तो कुछ भी था। फिर भी आप देख रहे हैं कि आज उस देश में रहने के लिए जो रह रहे हैं वो खाने के लिए मर रहे हैं। हालांकि बाद में हम चर्चा करेंगे आपसे इस पर। ठीक है, यहाँ पर बस ये जानिए, देश जब भी आपको बुलाए आपको हमेशा क्या रहना चाहिए? उसकी समझ
तत्पर रहना चाहिए। भारत के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके बीच क्या होनी चाहिए, समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, और इसका निर्माण करने का क्या करना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। भाषा, धर्म और प्रदेश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसी किसी भी प्रथा पर, किसी भी रूढ़वादिता पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो महिलाओं के विकास के लिए मतलब विकास में बाधा आती है। उस पर किसी में भी विकास जो है हमें मानना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई देश कितना विकसित है उसका मानदंड इसी आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उस देश में महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं, ठीक। तो जो भी प्रथाएं हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं, जो भी कुरीतियां हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का, सामाजिक संस्कृति गंगा और जमुनी तरजीह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को, नागरिकों को बताना चाहिए, और उसका क्या करना चाहिए, अपने मन में बनाए रखना भी चाहिए। हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसके साथ साथ क्या है, जो हमारे पर्यावरण है, जो हमारी वन है, झील है, नदी है, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, तथा हमारे जो अन्य जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनका भी क्या करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य है उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके विकास के लिए क्या करना चाहिए, योगदान करना चाहिए। अब जैसे गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, गांव के नदी नाले सब सूख जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करना, अपने छत पर एक रख देना, जो है कढ़ाई वगैरह कुछ कहते हैं जो, या मिट्टी का घड़ा वड़ा का कुछ टूटा फूटा हो, उसमें पानी ले जा करके एक बाल्टी डाल दो। आप देखोगे बहुत सारे पक्षी जो है जो पानी नहीं पाते हैं, शहरों में तो बहुत कम मिलता है, वहां जाकर क्या करेंगे, पानी पी लिया करेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है ये सब चीजों का, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए और हमारे मन में हमेशा बने रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। कभी भी देखिए, झगड़ा लड़ाई कभी नहीं करना चाहिए, इसमें हमेशा नुकसान होता है, अपना भी नुकसान होता है, किसी कभी नहीं करना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और राष्ट्र की प्रगति की निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और 11वां तो आप लोग जान ही गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता था, ठीक। क्योंकि फ्रेंड्स आज इतना ही बस, क्योंकि ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जितना कम होता रहे, कम से कम